डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग में हम ऑडिट प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। आपको ही बताया है ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर यानी अंकेक्षणकर्ता किस प्रकार अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करके पूरा करेगा, इसकी एक योजना है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अंकेक्षणकर्ता ने अपना ऑडिट प्रोग्राम बना लिया है। वह ऑडिट करने के लिए आपके संस्थान में आ गया है, तो वह अब किस प्रकार काम करेगा। तो वह अपनी योजना के अनुसार काम करेगा, उस योजना उसने बनाई है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो योजना बनाई है उसमें उसके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि जितने भी ट्रांजैक्शन उस संस्था में हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसकी उसे जांच करनी है, वह उनकी रूटीन चेकिंग करे। और दूसरा टेस्ट चेकिंग करे। वो उनमें से कुछ व्यवहार वह जांच के लिए चयन कर ले और उन्हीं की जांच करे और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करे। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रूटीन चेकिंग में उसको क्या करना है, रूटीन चेकिंग के उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके रूटीन चेकिंग से उसको क्या लाभ मिलेगा, क्या हानियां हो सकती हैं। इसी तरह टेस्ट चेकिंग में टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या है, टेस्ट चेकिंग में अंकेक्षणकर्ता किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या लाभ मिलेंगे अंकेक्षणकर्ता को और उससे क्या हानियां हो सकती हैं। सामान्य परीक्षा में एक क्वेश्चन इस बारे में शॉर्ट नोट के रूप में हमको मिल सकता है, रूटीन चेकिंग पर या टेस्ट चेकिंग पर। तो रूटीन चेकिंग सबसे पहले पढ़ते हैं हम, रूटीन चेकिंग क्या है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने यहाँ लेखा पुस्तकें रखती है। इन लेखा पुस्तकों की दैनिक जांच करना यह रूटीन चेकिंग में आता है। जैसे हमने जितने भी लेखा पुस्तकें रखी हैं, चाहे वह हमने जर्नल रखी होगी, लेजर रखी होगी, सब्सिडरी बुक्स रखी होगी, उनका टोटल सही है क्या, प्रत्येक पेज का आगे ले जाया गया टोटल सही है क्या, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सही किया क्या हमने, पुस्तकों में खतौनी सही कर दी है क्या हमने, खातों का शेष सही है क्या, खातों से तलपट में जो ले जाए गए हैं ये बैलेंसेज सही हैं क्या। इन कार्यों की जांच को हम रूटीन चेकिंग में सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः यह कार्य अंकेक्षणकर्ता का स्टाफ करता है, उसके कर्मचारी करते हैं। तो कर्मचारियों में काम बांट देते हैं हम, या एक या दो कर्मचारी सारा काम मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी सैद्धांतिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। उसको गणितीय जांच एक तरह से उसको करनी है। तो वह जिन जिन मदों की उसने जांच कर लिया, जिन जिन पुस्तकों की जांच कर ली है, जहाँ जहाँ तक जांच कर ली है, वहाँ वह टिक लगा देता अपने कि भाई यहाँ तक मैंने काम की जांच कर ली है। बाद में कोई उसमें परिवर्तन नहीं करे, इसलिए टिक की कौन सा टिक किस काम के लिए लिया है, यह जानकारी केवल अंकेक्षणकर्ता के स्टाफ को होती है, व्यावसायिक संस्थान के कर्मचारी को नहीं होती है। अब इस जांच का उद्देश्य क्या हमारा रूटीन चेकिंग का? रूटीन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी लेखा पुस्तकें गणितीय रूप से शुद्ध हैं या नहीं है, यानी उनमें कोई गणितीय त्रुटि नहीं है, टोटल संबंधी गलती नहीं है, कैरी फॉरवर्ड संबंधी गलती नहीं है, अमाउंट सही, जितना का ट्रांजैक्शन था उतनी अमाउंट हमने ली है। जैसे 300 का ट्रांजैक्शन था तो 300 रुपये ही उसके अंतर्गत लिए गए हैं, 30 रुपये नहीं लिखे गए हैं या 3 रुपये नहीं लिख दिए हमने। इस बात की जाँच गणित रूप से रूटीन चेकिंग में होती है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी खतौनी सही हुई है क्या, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खतौनी सही हुई है क्या, लेजर की पोस्टिंग सही हुई है क्या,
लेजर का टोटल सही लगाया है क्या, लेजर का बैलेंस सही निकाला है क्या हमने, यह भी रूटीन चेकिंग के अंतर्गत कार्य सम्मिलित होता है। और तीसरा, अंकेक्षणकर्ता विशेष चिन्हों का प्रयोग करता है ताकि व्यवसाय के कर्मचारी अंकों में परिवर्तन नहीं कर सकें। ये 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए हम रूटीन चेकिंग का उपयोग करते हैं। अब इस रूटीन चेकिंग से व्यवसाय को क्या लाभ मिलता है, अंकेक्षणकर्ता को क्या लाभ मिलता है, कि अल्टीमेटली अंकेक्षणकर्ता की रिपोर्ट या व्यवसाय को सम्मिलित करनी है, तो रिपोर्ट सही जाए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं रह जाए, ये उसमें मदद करता है। तो इसके प्रमुख लाभ ये हमको कि यह रूटीन चेकिंग बहुत ही सरल जांच है, साधारण जो अनुभव रखता है, इसलिए कई बार हमारा देखता है आपका ये काम अंकेक्षणकर्ता का आर्टिकल करता है, यानी उसमें जो ट्रेनिंग ले रहा है वह विद्यार्थी इस काम को करता है, या अंकेक्षण के पास जो अभी भी कर्मचारी आया है जिससे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है वह व्यक्ति इस काम को करता है, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो विशेष योग्यता वाले कर्मचारी रखने की अंकेक्षणकर्ताओं को आवश्यकता नहीं है। गणितीय जांच की शुद्धता से हमें पहले से पता लग जाता है कि हमको कहाँ गलती हुई है और वो गलती को हम प्रारंभिक स्तर पर ही ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। हमारी खतौनी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों सही हुई है या नहीं हुई है खतौनी, इसकी जांच हमको मिल जाती है। हमको ट्रायल बैलेंस सही चला गया है, ये जानकारी हमको मिल जाती है। छल कपट यदि कोई सामने आता है तो प्रारंभिक स्तर पर हमको पता लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह काम हमको अंतिम जांच करने में बड़ी मदद करता है। यदि हम काम सावधानी पूर्वक कर लिया है हमारे कर्मचारी ने और कोई गलती होने की संभावना नहीं है, तो अंकेक्षणकर्ता को बड़ी सुविधा मिलती है। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि ये काम इंटरेस्टेड नहीं होता टोटल लगाने का काम, तो मैकेनाइज रूप में काम हो, मशीनें काम करती है वैसे काम करता है, सरस काम नहीं है, इसलिए गलती होने की संभावना फिर भी रहती है। इसमें सैद्धांतिक गलतियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे कैपिटल आइटम था उसको रेवेन्यू मान लिया है, रेवेन्यू को हमने कैपिटल मान लिया है, इसकी जांच भी यहाँ पर इस स्तर पर हमको पता नहीं लग पाती है। इसमें जो योजनाबद्ध तरीके से जो गबन किए गए हैं या गलतियाँ की गई हैं उनकी जानकारी भी हमको प्राप्त नहीं होती है रूटीन चेकिंग से। अब दूसरा, तो भी रूटीन चेकिंग से नुकसान है, तो क्या हम दूसरा काम कर सकते हैं, क्या दूसरा तरीका अपना सकते हैं क्या? तो दूसरे तरीके के अंतर्गत हम टेस्ट चेकिंग को सम्मिलित करते हैं। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या है कि अंकेक्षणकर्ता सभी व्यवहारों में से कुछ व्यवहारों का चयन करता है और उन्हीं की जांच करता है। जो हमने मदें चयन की है जांच के लिए, वह हमारे प्रतिनिधि मदें कहलाती हैं, उन्हीं की अंकेक्षणकर्ता जांच करेगा और उन्हीं के आधार पर वह अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि इन जो चुनी हुई मदों में कोई गलती नहीं है तो मान लेता है कि हमारे यहाँ लेखा पुस्तकों में अन्य मदों में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक टेस्ट चेकिंग अपने समय रिस्क बढ़ जाती है अंकेक्षणकर्ता की, उसे लिए इसलिए निम्न सावधानियाँ भी उसको ध्यान में रखनी चाहिए। हमारी जांच का उद्देश्य क्या, उसके आधार पर परीक्षण के लिए प्रतिनिधि मदों का चयन करना चाहिए और जो मदें चयन की गई हैं उनकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। क्योंकि बड़ा कोई हमारा व्यवसाय है जिसमें लाखों ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो सभी ट्रांजैक्शन की जांच करना संभव नहीं होता, वहाँ टेस्ट चेकिंग का ही उपयोग करना होगा। पूर्व जो हमारा अनुभव है परीक्षण जांच का, उसके आधार पर प्रतिनिधि मदें चयन करनी चाहिए। रोकड़ और स्टॉक के मदों पर चूँकि यहाँ पर गबन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर उसको ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की गबन नहीं हो। इनकी विशेष संख्या या ज़्यादा संख्या में इनका प्रतिनिधि मदों में चयन करना चाहिए। और कोई भी हमारा एरिया ऐसा नहीं हो जिससे हमने मदों का चयन नहीं किया है, यानी व्यवसाय में जितने मद हैं, जितने प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनमें सब में से हम
अपने प्रतिनिधि मदों का चयन करके उनकी जांच करेंगे। जहाँ भी हमें कहीं संदेह लगे तो प्रतिनिधि मदों को हम बढ़ा सकते हैं, उनकी विस्तृत जांच कर सकते हैं, या उस एरिया के बारे में सभी मदों की जांच की जा सकती है। यदि यह सावधानी रखेंगे तो परीक्षण जांच के भी वही परिणाम होंगे जो सभी व्यवहारों के जांच से हमको मिलते हैं। अब इस परीक्षण जांच के लाभ क्या हमको मतलब अंकेक्षणकर्ता को क्या लाभ मिलेगा, व्यावसायिक संस्थान को क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हम चूँकि कुछ चयनित मदों की ही हमको जांच करनी है, इस कारण हमारा काम जल्दी समाप्त होता है अंकेक्षणकर्ता का। इसमें लागत कम आती है क्योंकि अंकेक्षण कार्य करने में समय कम लगता है। इसके परिणाम भी वही आते हैं जो हम सभी व्यवहारों की जांच करने से हमको प्राप्त होते हैं। अंकेक्षणकर्ता के पास जो समय बचेगा उन पर वह संदिग्ध मदों पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा, इसलिए छुपे हुए गबन भी हम पकड़ पाएंगे। और संस्था पर नैतिक प्रभाव भी रहता है। कर्मचारी को पता नहीं है कौन सा व्यवहार हुआ, जांच करेगा तो वह सभी व्यवहारों को की जो लेखा करेंगे वो सावधानीपूर्वक करते हैं। इतने सब लाभ मिलते हुए भी कुछ कमियां अंकेक्षण के दौरान या कुछ नुकसान इस पद्धति से भी मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल टेस्ट चेकिंग होती है, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं है। सभी व्यवहारिक जांच नहीं होने के कारण से कुछ अशुद्धियाँ और गबन छिपे रह सकते हैं, और साथ में परीक्षण जांच के कारण से अंकेक्षणकर्ता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। क्योंकि परीक्षण जांच अंकेक्षणकर्ता का समय तो बचा सकती है, समय कम कर सकती है, लेकिन उसके उत्तरदायित्व को कम नहीं कर सकती। अंकेक्षणकर्ता का उत्तरदायित्व सभी व्यवहारों के लिए है। वह ये नहीं कह सकता मैंने केवल टेस्ट चेकिंग की है इसलिए मैंने जिन व्यवहारों की जांच की उनके लिए उत्तरदायी हूँ। उसका उत्तरदायित्व लेखा पुस्तकों में लिखे गए सभी व्यवहारों के लिए है, केवल चयनित व्यवहारों के लिए नहीं। इसी तरह जो हमारी परीक्षण जांच है उसमें छुपे हुए छल कपट अशुद्धियाँ प्रकट नहीं हो पाती हैं, तो फिर यह सामान्यतः उन व्यवसायों में अधिक उपयुक्त रहती है जहाँ पर लेन देन सीमित मात्रा में या कम संख्या में होते हैं, वहाँ परीक्षण जांच। लेकिन जहाँ पर जिन संस्थानों के अंतर्गत कपट की संभावना, अशुद्धि संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुनः एक बार ध्यान रखिएगा, टेस्ट